नमस्कार, आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले अमित शाह को देश से मांगनी चाहिए माफी। विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी का पलटवार, का कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने की है कोशिश। वन नेशन वन इलेक्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान, का जिस व्यक्ति के लिए लाया जा रहा है बिल वो व्यक्ति अपना कार्यकाल नहीं कर पाएगा पूरा। अंबेडकर मामले पर संसद के अंदर और बाहर किरण रिजिजू ने किया हमला, कहा कांग्रेस नौटंकी कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने दी सफाई, बोले मीडिया ने खड़ा किया विवाद। केजरीवाल का बुजुर्गों के लिए चुनावी वादा, संजीवनी स्वास्थ्य योजना का किया ऐलान, मुफ्त होगा इलाज। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच एक छत के नीचे आए 8 मुस्लिम देश, D8 समिट को लेकर टेंशन में इजराइल। अब समाचार विस्तार से। संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर और संविधान का अपमान किया है। मनुस्मृति और आरएसएस की उनकी विचारधारा ये स्पष्ट करती कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्हें देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और उसके बाद में जब आज शुरू होता कि सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया। बी आर अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए बयान पर देश में राजनीति गर्म है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी से माफी मांगने की बात कही है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने जो अम्बेडकर का अपमान किया उससे वो छिपा नहीं सकते हैं। एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने अम्बेडकर की विरासत को मिटाने की चाल चली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। कांग्रेस ने 2 बार बाबा साहब को चुनाव में हराने की चाल चली है। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। उन्हें भारत रत्न देने से इंकार कर दिया गया। कांग्रेस ने उनकी तस्वीर को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव का स्थान देने से इंकार कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास की पर्दाफाश किया। उन्हें जो तथ्य पेश किए हैं उससे कांग्रेस घबरा गई है और इसलिए अब नाटक कर रही है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह देश के पहले प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट से B.R. अम्बेडकर के इस्तीफे का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा कि अम्बेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से क्यों इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा, अब चाहे अम्बेडकर का नाम 100 बार से अधिक लो, लेकिन साथ में अम्बेडकर के प्रति आपका भाव क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमने इसका विरोध किया है। हमारे देश का जो संघीय संरचना है उसको खत्म करने की ये कोशिश कर रहे हैं। पूरा एक व्यक्ति के हाथ में पूरे देश और राज्य की सत्ता रहे, इसके लिए ये बिल लाया गया है। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए ये बिल लाया जा रहा है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। यानी हमने अपोज किया है ये जो हमारा देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने की कोशिश है। ये पूरे एक व्यक्ति के हाथ में राज्य और देश की सत्ता रहे, उसके लिए ये बिल आया है। लेकिन वो जो व्यक्ति है जिसके लिए आप ला रहे हो, वो व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ सर, दो चीजें इसलिए कहा जा रहा है कि जो हर बार चुनाव में बड़ा खर्चा होता है, चीजें रुक जाती है, विकास काम वो बचेगा। नहीं, खर्चा ऐसा है कि जब एक खर्चा ठीक है, आपके बैंक के खाते में बीजेपी के ये 10,000 करोड़ कहाँ से आए, उसका हिसाब दीजिए, बाद में खर्चे की बात करिए। चुनाव में सबसे ज्यादा खर्चा करने वाली पार्टी अगर कोई होगी, वो भी काला बाजार से लाता है पैसा, ब्लैक मनी, वो बीजेपी है। ये बीजेपी का जो पैसा कहाँ से आता है, वो खर्चा आप कम कीजिए। किसान नेता सवर्ण सिंह पंडेर ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो सभी मसलों को सुलझाने में नाकाम रही है। ऐसे में दोनों मोर्चे ने अब कमेटी से ना मिलने का फैसला किया है। इस बीच पंजाब में किसानों ने 3 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की। आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पूरे पंजाब में किसान रेल रोक रहे हैं। इस रेल रोको आंदोलन का आह्वान भी किया गया था। पंडेर ने पंजाब की जनता से इसमें शामिल होने की भी अपील की है। साथ ही चल रहे विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए किसान नेता ने कहा है कि सभी पंजाबियों से कहा गया है कि वो पंजाब के किसी भी हिस्से में आने वाले किसी भी पंजाबी पदाधिकारी का शांतिपूर्ण विरोध करें। जो कहते हैं ड्रामा है, हम कहते हैं भारत सरकार के मंत्री ये इस तरह का रोड पर 2 महीने बैठ के ड्रामा करके तो बताएं, या डल्लेवाल की तरह भूख अमर अनशन पर बैठ के ड्रामा, या जो वो बोल रहे हैं कि ये जानबूझ के करते हैं, या बिट्टू साहब जो बोल रहे हैं कि ये ड्रामा करते हैं, तो बिट्टू साहब को बोले इस तरह का ड्रामा करके दिखाओ ना, 2-4 दिन। दुख की बात है, जो जिन भी लीडरों को आम जनता ने चुना, ठीक है, वो आज महलों में बैठे हुए हैं, चाहे एमपीज हैं, चाहे एमएलए हैं। वोट लेने के बाद वो सब महलों में बैठे हुए आराम कर रहे हैं। और जो आम आदमी था, जो जिन्होंने वोट देकर उनको बनाया, वो सब रोड पर बैठे हुए हैं। तो क्यों उन्हें बाइकआउट की, आप कई बार कहते हैं बाइकआउट किया जाएगा, तो फिर बाइकआउट क्यों नहीं होता है? नहीं, देखिए, ये किसानों नेताओं से परेशान है, दूसरा वोटिंग भी होती है, पिछली बार जीते हैं, हर साल जीतते हैं, तो फिर ये इनका बाइकआउट क्यों नहीं? ये तो देश के किसान मजदूर को सवाल करना चाहिए ना। फिर देखिए, हमने आपको आम से खास बना दिया, आप महलों में आराम की जिंदगी जी रहे हो, और ट्वीट करके भी हमारे ऊपर एहसान करते हो। भी हमने ट्वीट कर दिया आपके पक्ष में, बयान दे दिया जी आपके पक्ष में, तो ये लोगों की अवेयरनेस ही हमारी जीत है। तो हमने जैसे बोल रखा है पूरे पंजाबियों को भी जहां जहां पंजाब में भाजपा आए, भाजपा के लोग चाहे साबका एमएलए, साबका एमपी, साबका मंत्री, कोई भी पद अधिकारी वहां पहुंचे, उनका पीसफुली ढंग से हम लोग विरोध करेंगे। अब देखिएगा आने वाले समय में अगर ये हमारे रास्ते रोक के बैठे हैं तो इनको भी ग्रामीण क्षेत्र में घुसने नहीं देगा पूरे पंजाब में। आप देख लीजिए आने वाले। संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाष्य पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ नागरिक मामलों के लिए है। अमित शाह को देश को बताना चाहिए कि वो जिस राज्य गुजरात से आते हैं वह अशांत क्षेत्र अधिनियम है। कोई हिंदू अपना घर किसी मुसलमान को नहीं बेच सकता है, कोई मुसलमान अपना घर किसी हिंदू को नहीं बेच सकता है, और ये सालों से चला आ रहा है। जहां भी भाजपा सत्ता में आती है अपने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए हैं, जबकि पसंद का अधिकार संविधान में एक मौलिक अधिकार है। क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज है, जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो तो सिविल मामलात के लिए है। अब अमित शाह देश को बताएं कि
जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो? अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। सदन में कल वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करने से पहले सत्ता पक्ष ने व्हिप जारी किया था। उसके बावजूद प्रस्ताव के पक्ष में 263 वोट पड़े। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोगी कोई तो घटक दल विरोध में आ गए हैं। सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं। सरकार के प्रस्ताव को अपेक्षित वोट नहीं मिलने से मोदी के एकाधिकार पर नकेल कसी जाने पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि उन्हें 272 वोट नहीं मिले, उन्हें साधारण बहुमत नहीं मिला। विधेयक पेश करने के समय उन्हें 2/3 बहुमत कैसे मिलेगा? 272 भी नहीं मिला उनको। कल 272 मिलने थे, 272 भी नहीं मिला। सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिला उनको इंट्रोडक्शन के समय। इनको 2/3 बहुमत कहां से मिलेगी? 2/3 बहुमत मिलना असंभव है। जब 272 नहीं वो उनको नहीं मिला, जब बिल पेश किया जा रहा था, जब बिल पर वोटिंग होगा, 2/3 बहुमत कहां से मिलेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर पर लेकर की गई एक टिप्पणी को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। शाह से माफी की मांग करते हुए विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे और सांसदों के शोर के बीच राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि पार्टी ने हमेशा अम्बेडकर का अपमान किया है। रिजिजू ने संसद के बाहर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करती है और ये पूरा देश जानता है, लेकिन कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के बयान के एक छोटे सी क्लिप को निकाल कर उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी की नौटंकी की निंदा करता हूं, जो बाहर अम्बेडकर की तस्वीर पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी दलों ने कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकाल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया, और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बात गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कल बताया और उस बात को एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर लेकर के घूमने का जो नाटक कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को कैबिनेट पद नहीं दिए जाने पर पुणे में ओबीसी समुदाय के सदस्यों ने डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले पर अब एनसीपी पुणे अध्यक्ष ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छगन भुजबल ने जीवन भर मंत्री पद अपने पास रखा है। ये देखो, भुजबल साहब सारे जीवन भर उन्होंने मंत्री पद अपने साथ में रखा है और अभी दादा ने जो डिसीजन, अभी 10 मंत्री पद दादा को मिले, उसमें से 4 लोगों को दादा ने मंत्री किया, यानी 40% लोगों को दादा ने यह चाल दिया है और पूरे महायुति में 15 मंत्री इसमें बने हैं जो ओबीसी के हैं। और ये जो निदर्शन आज पुणे में कई जगह पे किए इन लोगों ने और दादा का फोटो लगा के उसको चप्पल मारने का, ये प्रक्रिया हम भी पूरी अच्छी तरह से पुणे में दे सकते, लेकिन दादा ने हमको अच्छे तरह से ये सिखाया है कि रिप्लाई अच्छी तरह से करो, गलत तरीके से मत करो, इसलिए हम चुप बैठे।
नहीं तो उसका रिप्लाई हम अच्छी तरह से पुणे में नहीं किधर भी बोलेंगे, महाराष्ट्र में तो हम दे सकते, लेकिन ये गलत है। और भुजबल साहब के बेटे को 2 महीने पहले दादा ने विधान परिषद दिया, आमदार बनाया उनको, क्योंकि वो चुनने का उनका क्षमता नहीं है, इसलिए उसका आमदार बनाया। तो उसका रिप्लाई तुम दे रहे इस तरह से। अगर आपको मंत्री नहीं बनाया, जब पार्टी स्प्लिट हुई तो पहला मंत्री पद भुजबल साहब को दिया दादा ने, तो ये पूरा गलत हो रहा है। और दादा ने जो काम किया है। और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने पेश हुए। 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुसलमानों को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही थी, जिनसे बवाल मच गया था। कल वो इसी सिलसिले में कॉलेजियम के सामने पेश हुए। उन्होंने कॉलेजियम के सामने अपने लिए सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ने उनके भाषण की चुनिंदा बातों को छापकर विवाद खड़ा कर दिया है। कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस AS ओका शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को हाई कोर्ट से जस्टिस शेखर यादव के भाषण पर रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद उन्हें अपनी सफाई देने के लिए बुलाया गया। एक न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस शेखर यादव ने कॉलेजियम से कहा कि मीडिया ने उनके बयान का कुछ हिस्सा छापकर विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि कॉलेजियम उनके स्पष्टीकरण से सहमत नहीं हुआ और उन्हें कोर्ट के अंदर और बाहर अपने आचरण के लिए सतर्क रहने की सलाह दी। 5 जजों ने यह भी कहा कि न्यायाधीश का हर बयान पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, ताकि लोगों का न्यायपालिका में विश्वास प्रभावित न हो। कॉलेजियम ने कहा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को कोर्टरूम के अंदर या कोर्ट के बाहर किसी कार्यक्रम में कुछ कहते वक्त न सिर्फ अपने पद का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयान से न्यायपालिका में लोगों का विश्वास भी प्रभावित न हो। पूर्व कृषि मंत्री और राज्यसभा सांसद शरद पवार ने संसद भवन में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद पवार ने कहा है कि उन्होंने अनार के किसानों को लेकर बात की है। सूत्रों ने बताया कि पवार के साथ 17 से के 2 किसानों ने अनार का तोहफा पीएम मोदी को भेंट किया है। शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति पर बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। शरद पवार की पीएम मोदी से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब हालिया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बयानबाजी में तल्खियां देखी गई थी। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा। शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के साथ एमवीए में शामिल है। शरद पवार विपक्षी खेमे के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मंगलवार को ही एनसीपी-एसपी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल का विरोध किया। सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने राज्यसभा में कहा कि ये बिल फेडरलिज्म के खिलाफ है। उन्होंने साथ ही कहा कि ये बिल वापस लिया जाना चाहिए या फिर इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए। लोकसभा ने 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को चर्चा के लिए जेपीसी में भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार दिल्ली के बुजुर्गों को फ्री इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी। इस सुविधा का लाभ 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्ग उठा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना के तहत सरकारी या निजी अस्पतालों में सभी का इलाज मुफ्त होगा। सरकार बनते ही योजना पास कर बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल दिल्ली सरकार रखेगी। अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और कोई अपर लिमिट नहीं होगी।
आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। बदले में बस आप अपना आशीर्वाद देना, मुझे देना, दिल्ली वालों को देना, देश को देना, दुनिया को आशीर्वाद देना कि सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। कांग्रेस की ओर से आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था। कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटाव हुआ। आज तय कार्यक्रम के तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले, हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं को रोका गया है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे को उनके हॉस्टल में ही पुलिस ने नजरबंद कर दिया था। लूट भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है सरकार, और योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह फेल कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, संबल की घटना, बहराइच की घटना, और खासकर जिस तरह सांप्रदायिक राजनीति को जन्म देकर मुद्दों पर आधारित विषयों को पूरी तरह समाप्त करने की ये कोशिश है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश है, राजनीतिक लोगों को रोकने की कोशिश है। मैं समझता हूं ये कायर सरकार है, डरी हुई सरकार है, इसलिए इस तरह का कृत्य कर रही है। लोकतंत्र है, हम तो आंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जो सरकार समय समय पर लोगों को रोकने का काम, मुकदमा लिखने का काम, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने का काम करने का कार्य कर रही है, निश्चित रूप से ये कायर सरकार। एक खबर के मुताबिक इजिप्ट में 19 दिसंबर से विकासशील मुस्लिम देशों के संगठन D8 की बैठक हो रही। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ईरान समेत 8 देश इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में आर्थिक मुद्दों के अलावा फिलिस्तीन और इजराइल से जुड़े मसलों पर चर्चा की संभावना है। खासकर सीरियाई तख्तापलट के बाद इजराइल की आक्रामकता पर प्रस्ताव लाने की अटकलें हैं। D8 संगठन 1997 में मुस्लिम देशों की आर्थिक तरक्की के लिए बनाया गया था। इसमें अरब देश जैसे सऊदी अरब, इराक, सीरिया, कतर और UAE शामिल नहीं हैं। D8 संगठन में निम्नलिखित 8 मुस्लिम देश शामिल हैं: पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, तुर्की और ईरान। इन देशों की कुल आबादी लगभग 1.25 अरब है, जो वैश्विक मुस्लिम आबादी का 60% है। संगठन का प्राथमिक एजेंडा आर्थिक प्रगति है, लेकिन अब सामाजिक मुद्दे भी इसमें शामिल हो गए हैं। इस बार की बैठक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद शामिल हो रहे हैं। यह पिछले 1 दशक में किसी ईरानी नेता की पहली इजिप्टी यात्रा है, जो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। D8 देश सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस संगठन में शामिल ईरान और नाइजीरिया के पास तेल के भंडार हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया और यूरोप के लिए तुर्की और ईरान रणनीतिक रूप से आवश्यक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने बड़े बाजार और मैन पावर के लिए प्रसिद्ध है। इस वजह से कम समय में D8 ने अपनी ताकत दिखाई है। हालांकि इस बार वो इजराइल के खिलाफ मजबूत कदम उठाने पर विचार भी कर रहे हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।